आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, कल तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात करी थी। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH या हम सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH या COOH समूह प्रक्रियात्मक समूह के रूप में पाया जा रहा होगा, ऐसे जो कार्बनिक यौगिक होंगे उन कार्बनिक यौगिकों को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कह देते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह RCOH होता है, जहां R कोई एल्किल या फिर एलिल समूह हो सकता है और जबकि जो ये COH समूह है यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह है। उसके बाद वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर वर्गीकरण की बात करें तो सामान्यतया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दो भागों में हम बांट देते हैं, अर्थात एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर एलिफैटिक की बात करें तो एलिफैटिक मतलब जो कार्बन की खुली श्रृंखला वाले जो भी यौगिक होंगे तो वे हमेशा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा HCOOH अर्थात मैथेनोइक अम्ल, ऐसे ही CH3 CH2 COOH अर्थात 3 कार्बन हैं तो प्रोपेनोइक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहे हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जो कार्बन की बंद श्रृंखला वाले यौगिकों के साथ यदि COOH समूह पाया जा रहा हुआ है, सीधे सीधे कहें तो जो हमारे एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ यदि COH समूह जुड़ा होगा तो वे हमेशा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा बेंजीन रिंग, इस पर COH अर्थात बेंजेनोइक अम्ल। ऐसे एक और उदाहरण देख लीजिए, बेंजीन रिंग पहली पोजीशन पर हमने NO2 जोड़ दिया और दूसरे पे हम COOH समूह जोड़ दे रहे हैं, अर्थात 2 नाइट्रो बेंजेनोइक अम्ल। ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होगा। अगर हम कार्बन की संख्या के आधार पर देखें, जो COH की संख्या है, दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम COH समूह की
अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसकी संख्या के आधार पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। कहेंगे पहला हम कह रहे हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अर्थात मोनो मतलब एक, अर्थात जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक COH समूह उपस्थित होगा तो वे हमेशा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, अर्थात 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉइक अम्ल। अर्थात ये हो जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण। ऐसे एक और देख लीजिए, बेंजीन रिंग बना ली, उस पर हम COH समूह जोड़ ले रहे हैं अर्थात बेंजीनोइक अम्ल। ये भी कैसा हो जाएगा? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कह रहे हैं, डाई मतलब दो, अर्थात जब दो COH समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होंगे तो वे हमेशा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा COH सिंगल बॉन्ड COH, इसका जो साधारण नाम है वह तो वैसे अगर देखें तो ऑक्सिलिक अम्ल है, और जबकि इसका अगर IUPAC नाम देखें, 2 कार्बन पाए जा रहे हैं तो ये हो जाता है एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा और ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण हो गया। ऐसे तीसरा कह रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई मतलब 3, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में 3 COH समूह पाए जाते हैं तो वह ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जैसे मैंने कहा CH3 COH CH2 COH सिंगल बॉन्ड CH2 COH सिंगल बॉन्ड CH2 COH, अर्थात ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक उदाहरण होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनके नामकरण की, कि हम कैसे इनको नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का। अगर हम नामकरण की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनको हम 2 प्रकार से इनका हम नामकरण कर सकते हैं। एक साधारण पद्धति और दूसरा IUPAC पद्धति। अगर हम कोई एक यौगिक ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा HCOOH, अगर इसको देखें हम
HCOH कह रहे हैं तो इसका जो साधारण नाम होगा ये होता है फॉर्मिक अम्ल। और जबकि इसका जो IUPAC नाम होगा वह हो जाता है, एक कार्बन है और उसके साथ COH समूह लगा हुआ है तो मैथेनोइक अम्ल, अर्थात HCOH का जो IUPAC नाम होगा वह है मैथेनोइक अम्ल। ऐसे ही दूसरा कह रहे हैं CH3COOH, साधारण नाम हम इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। और जबकि जो IUPAC होता है वह होता है एथेनोइक अम्ल। ऐसे ही आयको बढ़ते रहेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर, तो उनके नाम जो साधारण नाम होते हैं उनमें बहुत अंतर आना शुरू होता है, जबकि जो IUPAC पद्धति होती है उसमें हम ओइक अम्ल जोड़ देंगे, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे तो उसके IUPAC नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार एक दो अन्य उदाहरण देखें, जैसे हमने कहा COH सिंगल बॉन्ड COH, दो COH समूह हैं तो इसका जो साधारण नाम है वह है ऑक्जेलिक अम्ल। और जबकि जो IUPAC नाम होगा, IUPAC नाम हो जाता है एथेन 1,2 डाई ओइक। ऐसे ही बात करें CH सिंगल बॉन्ड COH और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड COOH, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड COH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो COH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। जो इसका साधारण नाम होता है, साधारण नाम होता है इसका मैलेनिक अम्ल। और जबकि हम IUPAC की बात करें तो IUPAC में कह देंगे हम प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल। ये कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल थे जिनका हमने नामकरण पढ़ा। ऐसे ही हम देखें तो कुछ बेंजीन रिंग वाले भी एक आध एग्जाम्पल देख लें, तो जैसे एलिन समूह में COH जुड़ रहा था तो उसको हम कह दे रहे थे बेंजीनोइक अम्ल कह रहे थे, और IUPAC में भी उसको हम बेंजीनोइक अम्ल ही कहते हैं। साधारण में भी बेंजीनोइक एसिड और IUPAC में भी बेंजीनोइक एसिड। ऐसे ही कुछ और देखें, जैसे हमने ले लिया बेंजीन रिंग, इसकी पहली पोजीशन पर COH है और इसी की तीसरी पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, तो हम कह देते हैं मेटा नाइट्रो बेंजीनोइक एसिड, इसका साधारण नाम हो जाएगा। जबकि IUPAC की बात करें 1, 2 और 3 अर्थात 3 नाइट्रो बेंजीनोइक अम्ल इसका
IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ यदि बेंजीन रिंग है उस पर 2 COH समूह पाए जा रहे हैं, यहाँ पर हो गया, और इसकी ऑर्थो पोजीशन अर्थात दूसरी पोजीशन पर जब COH, पहले पे भी COH और दूसरे पे भी COH पाया जा रहा होगा, तो तब इसका जो IUPAC ना साधारण नाम होगा वह तो होता है एथैलिक अम्ल, एथैलिक अम्ल। और जबकि इसका जो IUPAC नाम होगा वह हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल या डाई ओइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजीन 1,2 डाई ओइक अम्ल। ये था कि हम कैसे इसका नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बनाने की विधि की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनको निम्नलिखित विधियों द्वारा हम बना सकते हैं, जिसमें पहला आ रहा है एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधि है। पहली विधि कह रहे हैं एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण कह रहे हैं, अर्थात एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है ROH, अर्थात यहाँ हमने प्राथमिक एल्कोहल ले लिया कोई 1 डिग्री एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं या तो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट MnO4 या फिर K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो यह एल्डिहाइड का निर्माण करता है, अर्थात RCHO बना देता है, और जबकि यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स अर्थात वाटर बाहर हो जाता है। और ये जो एल्डिहाइड है जब इसका फिर से हम ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो यह ऑक्सीकृत होकर के RCOOH बना देता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो वह एल्डिहाइड्स का निर्माण करते हैं, और एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस R की जगह हमने कोई एल्कीन ले लिया CH3 CH2OH, एथेनॉल हो गया। इस एथेनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर के CH3 CHO अर्थात एथेनॉल बना रहा है,
जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं तो यह CH3COH अर्थात एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। ये था अल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं एस्टर से। जब एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है अर्थात एस्टर मतलब RCOOR, इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप ये RCOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ ही साथ ROH अर्थात अल्कोहल का निर्माण करता है। तो सीधे सीधे कहेंगे कि एस्टर्स का जब जल अपघटन कराया जाता है अर्थात जल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ ही साथ अल्कोहल का निर्माण करता है। इस आठ की जगह हम CH3 COO CH3 इसका जब हम जल अपघटन करा रहे हैं अर्थात ये हो गया मेथिल एथेनोइड, जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो यह CH3COH अर्थात एसिटिक एसिड और साथ ही साथ CH3OH अर्थात मेथेनॉल का निर्माण कर रहा है। तीसरी विधि आती है एल्कीन्स से। एल्कीन्स से बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो एल्कीन है अर्थात एल्कीन में हमने ले लिया कोई एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया जब हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ H2O के साथ फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में और 573 से 673 केल्विन ताप पर जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये हमें CH3 अर्थात एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH अर्थात प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। लीविंग रिएक्शन है तो सीधे कहेंगे कि जब एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO अर्थात और जल के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 573 से 673 केल्विन ताप पर जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यह प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करता है और ये जो अभिक्रिया होगी यह अभिक्रिया कोच अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चौथी विधि कि हम एरिल बेंजीन को कैसे बना सकते हैं अर्थात जब किसी भी एल्कीन बेंजीन का यहाँ ले लिया हमने CH3 बेंजीन अर्थात टोलुइन है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में तो यह बेंजेनोइक अम्ल अर्थात बेंजीन रिंग पे COOH और साथ ही साथ यहाँ से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें एरिल बेंजेनोइक अम्ल या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं कि बेंजेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। तो सीधे सीधे कहेंगे कि टोलुइन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है या तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्षारीय या फिर कह सकते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब टोलुइन का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमें
बेंजीनोइक अम्ल और साथ ही साथ जल